ऑलराइट, सो आज हम लोग देखने वाले हैं साइटोलॉजी। तो बेसिकली साइटोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ सेल्स। का गया लाइन कलर ड्रॉ सर्कल। साइटोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ सेल्स, यानी कि आज हम लोग सेल्स के बारे में देखने वाले कि सेल्स कैसा होता है, सेल के अंदर क्या क्या पाए जाते हैं। ठीक है। और उनमें और किस पर्टिकुलर जो उसके अंदर का जो स्ट्रक्चर में जो जो आइटम रहता है वो उनका क्या काम रहता है, आज हमें वो देखना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि सेल को ना हम लोग मान सकते हैं कि वो ब्रिक्स है। जैसे हम लोग एक पत्थर एक पत्थर एक पत्थर एक पत्थर ऐसा जोड़ जोड़ के एक दीवार बनाते थे। ठीक है। तो जैसे ही दीवार बन जाती तो समझ लो वो एक टिश्यू बन गया। फिर उस दीवार को जोड़ जोड़ के मल्टीपल दीवार बना करके हम लोग एक कमरा बना देते हैं, समझ लो कि वो ऑर्गन हो गया। और फिर मल्टीपल कमरों को जोड़ के हम लोग एक घर बनाते थे। तो वैसे ही मल्टीपल ऑर्गन को जोड़ करके अगर हम लोग एक पूरा बॉडी बना दें, तो जैसे ह्यूमन बीइंग या कुछ भी ऐसा, तो वो बन जाता है। तो बेसिकली क्या है, सेल क्या है, एक बिल्डिंग ब्लॉक है, यानी कि एक ब्रिक है बेसिकली। ठीक है, कंपेयर कर सकते हो हम लोग ब्रिक से। तो सेल्स आर ऑल्सो असेंबल्ड टू मेक द बॉडी ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको वो सेल से बनाए हुए हैं। ठीक है। इसके आगे चलते हैं हम लोग। तो कुछ अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं। देखो, जैसे कि नर्व सेल है, ये दिमाग में रहता है इस टाइप का। ठीक है, क्योंकि इसमें जो कांटे से निकले हुए हैं ना, ये इलेक्ट्रिक करंट जो होते हैं ना, शॉक हल्के हल्के से वो एब्जॉर्ब करते हैं इनसे। ये उनके पॉइंट्स है ये। और दिमाग में क्या है ना, सिग्नल्स देने का काम होता है, तो सिग्नल देने के लिए ये चाहिए होते हैं। ठीक है। तो ये नर्व सेल्स इस टाइप के होते हैं। रेड ब्लड सेल, ये ब्लड के हो गए। मसल्स के सेल्स हो गए, जो मसल्स जो हमारे होते हैं बॉडी के वो। और फिर नॉर्मल सेल जो गोल होते हैं उस तरह से। तो मतलब सेल से बने हैं सब, लेकिन अलग अलग टाइप के भी सेल्स हो सकते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले जो सेल है ना, उसका डिस्कवरी किसने किया था, वो किया था रॉबर्ट हुक ने किया था। ठीक है, 1665 ने में। ठीक है। तो जैसे समझ लो कि हुक है, जैसे एक ऐसा एक समझ लो कि चिमटा टाइप का है, कि ये चिमटा टाइप का है। ठीक है, इस चिमटे से या चिमटा से एक या फिर एक हुक से तुम एक छोटी सी चीज़ उठा रहे हो। ठीक है, एक छोटी सी चीज़ को उठा रहे हो चिमटे से। तो तो इससे समझ सकते हो, तुम ऐसे एक हुक से तुम एक छोटी सी चीज़ उठा रहे हो, तो इस तरह से याद कर सकते हो कि रॉबर्ट हुक। और वो छोटी सी चीज़ क्या है, वो सेल है। ठीक है। तो इस तरह से चाहो तो याद कर सकते हो। रॉबर्ट हुक इन 1665 में इन्होंने डिस्कवर किया था सबसे पहली बार सेल को। अच्छा, ही गेव द नेम सेल। सेल जैसे होता है ना, इसने नाम कैसे दिया सेल का, तो जैसे देखो जेल होता है ना, जेल। तो जेल में बहुत सारे कैदी होते हैं, 1000 कैदी होते हैं। ठीक है, 1000 कैदी से भी ज़्यादा हो सकते हैं, 2000 5000 कैदी हो सकते हैं। लेकिन हर एक कैदी को ना एक छोटे से कमरे में, ऐसे छोटे छोटे कमरे में, ऐसे छोटे छोटे कमरे में रखा जाता है। और उसके अंदर में भी ना तीन तीन चार चार लोगों को रख दिए जाते हैं। ठीक है, छोटे छोटे कमरे में। ठीक है, ऐसे बहुत बड़े कमरे नहीं रहते जैसे नॉर्मल लोगों के घर में रहते, छोटे छोटे कमरे रहते हैं। तो जो छोटे छोटे कमरे हैं ना, तो सेल में भी क्या है, एक छोटा सा कमरा ही है जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस और ये सब है ना, तीन चार चीज़ें रखा हुआ है। तो बेसिकली ये किसकी प्रॉपर्टी दिखाता है, सेल की प्रॉपर्टी दिखा रहे हैं दोनों, है ना। तो इसलिए इसका नाम इन्होंने सेल रख दिया। ठीक है। विच मीन्स अ लिटिल रूम, छोटा सा रूम को सेल कहा जाता है। अच्छा, अब इसके आगे चलते हैं हम लोग। ही एब्जॉर्ब्ड द सेल इन अ कॉर्क स्लाइस। तो इन्होंने ना कॉर्क की स्लाइस में सेल को अब्जॉर्ब किया था। अब जैसे कॉर्क होता है, जैसे एक बॉटल होती है, बॉटल, उसकी जो ऊपर वाली जो लकड़ी होती है ना, लकड़ी, उसको हम लोग कॉर्क बोलते हैं। ठीक है। जैसे बहुत पुराने टाइम में कैसा होती थी, जैसे कि अल्कोहल की बॉटल या मेडिसिन की जो बॉटल होती थी, वो कुछ इस तरह की होती थी। इसके अंदर ये लिक्विड भरा रहता था, ऊपर से थोड़ा सा इस शेप में रहता था। जितना उसके ऊपर से टाइट करोगे एकदम यहाँ पे सील हो जाती थी। क्योंकि अभी तो जैसे अभी जो ढक्कन आ गया, वो वाला टेक्नोलॉजी नहीं था। पहले पहले लकड़ी के ढक्कन से किसी भी बॉटल को बंद किया जाता था। तो जो ये लकड़ी है, ये डेड लकड़ियाँ होती है ये वाली। ठीक है, जो पेड़ होती है ना, पेड़ की जो बार्क होती है, तो उस बार्क को छील करके हम लोग ये वाली कॉर्क को बना लेते हैं। ठीक है, लकड़ी से सूखी हुई लकड़ी जो हो जाती है उससे बनाई जाती है वाली को। तो उसके अंदर इन्होंने देखी थी विद द हेल्प ऑफ सेल्फ मेड प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप, खुद का माइक्रोस्कोप से लेकर के देखा था। ठीक है। उसके आगे देखते हैं हम लोग। हुक अब्जॉर्ब दैट द सेल इन द कॉर्क वर एक्चुअली डेड सेल्स। तो जो इन्होंने सेल्स देखी थी वो बेसिकली डेड सेल्स थी। तो देखो, जो प्लांट होती है ना, प्लांट, तो प्लांट में जनरली डेड सेल्स मिलती है हमें। तो जो ट्री होता है, ट्री का जैसे देखोगे तो नई पत्तियाँ ऊपर की तरफ निकल रही होती है। जैसे जो ट्री होता है ना, अगर मैं थोड़ा सा कहीं खाली जगह, जैसे यहाँ पे थोड़ी सी खाली जगह है, जैसे ये देखो, ये बार्क है, फिर इसमें से स्टेम निकली रहती है, उसके बाद ये ऐसे ऐसे करके झाड़ निकला रहता है। ठीक है। तो जो ऊपर में होता है ना, यहाँ पे जो एक नई पत्ती निकलने वाली है,
तो ये सब लिविंग पार्ट होता है। लेकिन जो नीचे होता है ना, नीचे में जो बार्क होता है, ये वाला मोटा वाला जो ट्रंक होता है, ये वाला पार्ट अब बड़ा नहीं होने वाला है ना। और उल्टा क्या है, ये डेड होने लग जाते हैं। इनके इसके बाहर की जो खाल है, अगर तुम उसको निकालोगे ऐसे तो एकदम सूखी सूखी सी खाल बाहर निकलती है, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट मरे होते हैं। तो जो प्लांट होता है उनकी जो इधर की जो सेल्स होती है वो ऑलमोस्ट डेड भी हो चुकी होती है। और बट जो एनिमल है ना, जैसे कोई टाइगर हो गया या फिर है ना कोई भी ऐसा एनिमल हो गया या गोट हो गया, तो उसकी अगर तुम कहीं भी पार्ट से, किसी भी पार्ट से कुछ भी वो हल्का सा भी मीट निकालोगे, वो सब लिविंग रहता है। तो इसमें जो सेल्स रहती है वो सब लिविंग रहती है। और ट्री की जो नीचे वाला पार्ट है उसमें डेड हो जाती है, ऊपर में अभी भी लिविंग रहती है। तो थोड़ा सा फ़र्क रहता है, ठीक है। और और अगर ये ढक्कन वाले बार्क से अगर इन्होंने देखा है तो फिर इसमें तो ऑब्वियसली इनको डेड ही मिलेगी, क्योंकि वो सूख चुकी है पूरी की पूरी, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद हम लोग चलते हैं एंटिनो फिलिप्स वैन ल्यूवेनहॉक। ये पहला बंदा था जिन्होंने एब्जॉर्ब किया था लिविंग सेल्स, मतलब कि जिंदा सेल। और ये कहाँ देखा था, पॉन्ड वाटर में। जैसे तालाब होता है ना, तालाब तालाब के आजू बाजू में जो पूरा लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे इसने नोटिस किया था इन 1674 में। इन्होंने कब देखा था, 1665 में। उसके ऑलमोस्ट 10 साल बाद आप कह सकते हो, ऑलमोस्ट 10 साल लग गए थे इनको। विद द हेल्प ऑफ इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप, एक अच्छा माइक्रोस्कोप तब तक बन चुका था, उसकी हेल्प से इन्होंने देखा था। तो ही इज़ फेमस फॉर द डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के लिए भी ये फेमस है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। हाँ, अब हम लोग देखते हैं कि कुछ ऐसे सेल्स जो सबसे बड़े कौन से होते हैं और सबसे छोटे कौन से होते हैं। आज हम लोग उनको देख लेते हैं। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे अगर देखोगे, द लार्जेस्ट सेल इज़ द एग ऑफ ऑस्ट्रिच, ठीक है। जो सबसे बड़ा होता है ना, ऑस्ट्रिच का एग होता है, ठीक है। ऑस्ट्रिच का एग अगर आप देखोगे तो बहुत बड़ा होता है, ऑस्ट्रिचस एग, ठीक है। ये देखना इमेजेस। तो ऑस्ट्रिच का एग अगर देखोगे, इस ह्यूमन के हाथ के हिसाब से अगर देखोगे तो देखो इसका हाथ कितना है और इसका एग देखो कितना बड़ा है ना। तो ये जो है ये बेसिकली एक सेल है, एक सेल, क्योंकि इसके अंदर का आप देखोगे फोड़ोगे तो इसके अंदर एक ही मटेरियल बड़ा माल रहता है इसके अंदर। तो ये क्या है, ये एक सबसे बड़ा सेल हो गया बेसिकली, ठीक है। आगे चलते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं द स्मॉलेस्ट नोन प्रोक्रियोटिक ऑर्गेनिज्म इज़ माइकोप्लाज्म। नॉन प्रोक्रियोटिक ऑर्गेनिज्म माइकोप्लाज्म। अच्छा, हम लोगों ने जब प्रोक्रियोटिक ऑर्गेनिज्म जब पढ़े थे उसमें माइकोप्लाज्म एक एग्जांपल में देखा था, वो स्मॉलेस्ट नोन ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है। वो हम लोग देख चुके वैसे ही पहले ही। आगे चलते हैं। लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी जो है वो ओवम होता है, ठीक है। जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रहता है उसके जो एग्स रहते हैं वो ओवम कहलाते हैं, और वो सबसे लार्जेस्ट है ह्यूमन बॉडी के अंदर में, ठीक है। उसके आगे चलते हैं हम लोग। लॉन्गेस्ट सेल इन द बॉडी ऑफ एन एनिमल इज़ न्यूरॉन, ठीक है। तो अगर हम इस बार क्या है ना, लॉन्गेस्ट की बात कर रहे हैं, यानी लेंथ में बात कर रहे हैं, तो लेंथ में जो सबसे लंबा होता है वो होता है न्यूरॉन। और अगर लार्जेस्ट की बात करेंगे तो वो होता है ओवम, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे अगर ओवम, OVUM, ओवम वर्सेस न्यूरॉन, NURON, ठीक है। ओके 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 ओके। ये देखो, पहले तो मैं न्यूरॉन दिखा देता हूँ। न्यूरॉन कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। तो वो क्या होता है ना, जो सेल है इतने पार्ट होने के साथ साथ इसमें ये वाला पार्ट जुड़ा हुआ है, और इससे क्या होता है ना, ये लंबा हो जाता है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। इस तरह से न्यूरॉन काफ़ी बड़ा हो जाता है। लेकिन वहीं अगर हम ओवम की बात करेंगे तो ओवम का जो सेल बात करेंगे ये गोल होता है, ठीक है। ये गोल होता है, साइज़ में बड़ा होता है, लेकिन ये लंबाई में उतना बड़ा नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे देखोगे अगर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, तो यहाँ पे ओवम पाए जाते हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं कि नंबर्स ऑफ सेल्स इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। नंबर्स ऑफ सेल्स in living organisms, all organisms are composed of cells. Some cells which are exist as an independent organisms are called unicellular organisms, और सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जैसे कि अमोइबा, प्रोटोजोआ, ठीक है, और बैक्टीरिया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, हम लोगों ने जब हम लोगों ने लास्ट टाइम पिछले जो चैप्टर किया था, चैप्टर 1 जब हम लोगों ने किया था, तो
देखा था हम लोगों ने क्या कि यहाँ पे अगर देखोगे तो कुछ कुछ ऐसे बॉडी होती है जिसमें यूनिसेल्युलर हमारे होते हैं, जैसे मोनेरा, प्रोटिस्टा, ये कैसे होते हैं? यूनिसेल्युलर होते हैं। जैसे फंगई होता है, ये कैसा मल्टी सेलुलर होता है। प्लांटे है ना, ये सब, उसके बाद टिश्यू ऑर्गन, ये सब भी मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है। बट तो हम लोग को ये देखना है कि पहले यूनिसेलुलर कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स है और मल्टी सेलुलर कौन कौन से है। तो उसमें सबसे पहला जो नाम आएगा वो हमारा अमोइबा आएगा, ठीक है। हैज़ फिंगर लाइक एक्सटेंशंस आर कॉल्ड सूडोपोडिया। सूडोपोड भी बोल सकते हैं हम लोग, सूडोपॉड्स। ये जो दिख रहे हैं ना, ये जो निकला हुआ है, ये जो निकला हुआ है, इनको हम लोग सूडोपॉड्स बोलते हैं। ये जो निकला हुआ है इनको हम लोग सूडोपॉड्स बोलते हैं। जैसे कोई खाना अगर यहाँ पे होगा तो ये ऐसे टांग अपनी बड़ी करेंगे और उसको अंदर ले लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से। जैसे देखोगे ये क्या है, फूड वैक्यूल्स है। तो कैसे आया, ये बाहर कहीं खाना था और उसको अंदर ले लिया, तो फूड वैक्यूल्स ये हो गया हमारा। उसके देखोगे सूडोपॉड्स, ये टांग सूडोपॉड्स हो गए इनको, ठीक है, मिला करके टांग बन जाते हैं, क्योंकि दो टांग से ये लोग क्या करते हैं, आराम से खाना अंदर ले लेते हैं। बीच में इनके पास एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है। उसके बाद अगर देखोगे तो एक बीच में ना यहाँ पे खाली सी जगह दिख रही है, ये वाली वैक्यूल, ठीक है, वैक्यूल है ये, मतलब कि इसके अंदर पानी भरा रहता है, ठीक है। और अगर देखोगे यहाँ पे फूड पार्टिकल, एक यहाँ पे फूड है, और देखो ये एक सूडोपॉड इन्होंने बाहर निकाला, एक यहाँ से सूडोपॉड को बाहर निकाला, और ये अब थोड़ी देर में उसको दबोच के अंदर ले लेगा, फिर खाना इसके पेट में आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। इसके आगे हम लोग चलते हैं। वाटर इज़ द मोस्ट अबंडेंट मॉलिक्यूल इन द सेल। मतलब सेल में जैसे तुम ये वाला मटेरियल देख रहे हो ना, यहाँ पे ये जो ग्रे ग्रे पार्टिकल देख रहे हो, ये जो जो सबसे ज़्यादा जो पार्टिकल होते हैं, ये सबसे ज़्यादा क्या होता है, इसमें ना वाटर भरा रहता है। तो वाटर इज़ द मोस्ट अबंडेंट मॉलिक्यूल इन सेल, अकाउंटिंग टू 70% ऑफ द और मोर ऑफ द टोटल सेल मास। एंड द मेन पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी भी जो होता है वो क्या होता है, पानी भरा रहता है। हमारे बॉडी में भी ना 70% जो होता है वो पानी भरा रहता है। जैसे आप देखोगे न्यूक्लियस के अंदर में भी यहाँ पे लिक्विड भरा हुआ है, यहाँ पे भी देखोगे सेल के अंदर में यहाँ पे ये लिक्विड सा भरा हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे चलते हैं। हाँ, जो सेल होता है ना, सेल इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द लाइफ होता है, ठीक है। सबसे छोटा जो जीवित है वो सेल है, सबसे छोटा जो जीवित है, ठीक है। इससे छोटा अगर तुम ढूंढने जाओगे मरा हुआ, तो एटम तुमको मिल जाएंगे, जो केमिस्ट्री में हमें पढ़ने को मिलता है। लिविंग में अगर आप ढूंढोगे तो हमें सेल मिल जाता है फिर लिविंग में, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं, इट इज़ द सराउंडेड बाई सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। जो सेल होता है ना, उसके आगे आजू बाजू अगर तुम देखोगे तो हल्का हल्का ऐसे होल्स है, ठीक है। जैसे ये सेमी पे ये जो बाउंड्री होती है ना, ये हल्की हल्की इनमें होल्स होती है, इस तरीके से हल्की हल्की होल होती है, जिसमें मतलब कुछ चीज़ें अंदर घुस सकती है। तो सेमी परमेबल है, मतलब कि सिर्फ लिमिटेड चीज़ ही अंदर या बाहर कर सकती है इसमें, ठीक है। इट इज़ कंटेन द एबिलिटी टू सेल्फ रिप्रोड्यूस। और अच्छा, और सेल जो होता है ना, वो सेल्फ जो है टूट टूट के खुद से ही मल्टीपल हो जाते हैं। मतलब कि सेल, एक सेल से दो सेल, दो सेल से चार सेल, चार सेल से आठ सेल, इस तरह से ये खुद से ही मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर पाते हैं, ठीक है। ये बात होती है। अच्छा, ये जो सेमी परमेबल है मेम्ब्रेन, इनकी जो बॉडी है, इट इज़ सराउंडेड बाई सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। तो ऐसा क्यों है? तो जो सेल होता है ना, सेल के अंदर में अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये, ठीक है। तो इसको ऑक्सीजन चाहिए होता है, और ऑक्सीजन कहाँ से आएगा? हमारे ब्लड से आएगा, और ब्लड कहाँ से लेके आएगा? हमारे लंग्स से लेके आएगा। तो पूरा लंग्स से बाय द वेन्स हमारे बॉडी में आता है, सेल तक जाता है, और सेल के अंदर घुसता है, फिर ऑक्सीजन जाता है, फिर वो उससे ATP एनर्जी, ये सब ग्लूकोज और ये सब एनर्जी इन सब बनाते हैं, ठीक है। तो सेमी परमेबल रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, नहीं तो वो अंदर घुस नहीं पाएंगे सेल के, ठीक है। ये हो गया। इसके आगे चलते हैं हम लोग, और इस वाले पेज पे रूडोल्फ विर्चोव in 1855 first explained that the pre-existing cells divide and new cells are formed from them, ठीक है। तो इन व्यक्ति ने सबसे पहले बताया था हमें 1855 में कि जो सेल है वो खुद से डिवाइड होते हैं, और वो क्या बोलते हैं, तोड़ तोड़ के खुद से एक नया सेल बना देते हैं। तो ये बात ट्रू भी है। कैसे? जैसे अगर आप देखोगे तो जो बच्चा होता है, जो एकदम नया नया जो जन्म लेता है, ठीक है, छोटा सा होता है, 2-3 किलो का होगा, ठीक है, 2 या 3 किलो का होगा, तो छोटा सा बच्चा होता है। लेकिन 15 साल बाद अगर तुम देखोगे तो ये व्यक्ति खुद से ही कितना बड़ा हो गया है, कम से कम 50-60 किलो का हो गया है ना। तो अगर तुम उसका खाना निकाल भी दो, अगर 50 kg का व्यक्ति है, दिन भर में कितना ही खा लेगा? लेट्स सपोज वो 2 किलो खा लेगा, ठीक है, 2 किलो से ज़्यादा तो नहीं खाएगा, तो 48 किलो फिर भी रह गया है ना। तो 48 किलो इसका बॉडी मास है, और यहाँ पे 2-3 किलो था बॉडी मास पहले भी, और यहाँ पे 48 किलो है। तो ऑलमोस्ट कितना, बहुत सारा मास बढ़ गया इसका। तो मतलब कि इसकी बोन्स बड़ी हुई है,
इसका मसल्स बड़े हुए हैं, है ना, इसके वेन्स, हार्ट का साइज़, ब्रेन का साइज़, है ना, लंग्स का साइज़, सब कुछ बड़ा हो गया है, ठीक है। तो ये कैसे हुआ है? तो तो हमें पता है कि ऑर्गन कैसे बनते हैं, टिश्यू से बनते हैं, और टिश्यू किससे बनता है, सेल से बनता है। और सेल मल्टीप्लाई नहीं होंगे तो नए सेल्स आए कहाँ से, है ना, तो सेल मल्टीप्लाई होते हैं, ये बात बिल्कुल ट्रू है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। अब हम लोग देखते हैं सेल का स्ट्रक्चर को देख लेते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सा है सेल का स्ट्रक्चर, ये पूरा गोल सा हमारा एक सेल होता है, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर में। तो सेल के अंदर हम लोग सबसे पहले देखने आते हैं, तो हमें सबसे बड़ी चीज़ जो हमें दिखती है बीच में, वो न्यूक्लियस दिखती है, ठीक है। ये होगी हमारी न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस हो गया, उसके अंदर उसके बाद में हम लोग दिखते हैं, हाँ, तो न्यूक्लियस से ना, न्यूक्लियस से कुछ इस तरीके से जो मटेरियल इसमें ऐसे से लगे हुए हैं, इरेजर से थोड़ा मिटा देता हूँ इन सब चीज़ों को, हल्का सा दिखेगा फिर। ओके 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 ओके, मैं थोड़ा सेल को ना बड़ा करके एक थोड़ा दिखती है फ़ोटो अच्छी वाली, जूम हो करके सेल, ठीक है। ये काफ़ी ढंग की फ़ोटो, कोई एक अच्छी फ़ोटो अगर मिल जाए, ये भी अच्छी है, काम तो ऐसे चल जाएगा पर इतनी, हाँ ठीक तो है। तो 3D टाइप की फ़ोटो है कम से कम ये। बाकी देख लेते हैं कोई और अच्छी से फ़ोटो है तो ठीक है, नहीं तो फिर इससे बता देता हूँ। ठीक है, यही काफ़ी है, यही ठीक ठाक फ़ोटो है, इसी से समझ लेते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले देखोगे ये सेल था, ठीक है, और सेल के अंदर अगर तुम देखोगे तो ये वाला पार्ट है, ये न्यूक्लियस है, ये वाला पार्ट जो है न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस के अंदर क्या रहता है, डीएनए रहता है, हमारा जो डीएनए, जैसे फादर हो गया है ना, किसी कोई फादर हो गया, उस उनके जो चाइल्ड हो जाते हैं तो उनका देखोगे तो उनका जो कुछ कुछ चीज़ें होती है, नैन नक्शे सब मिल रहे होते हैं, तो वो जो डाटा है वो किसके अंदर रहता है, वो डीएनए के अंदर रहता है। और डीएनए किसके अंदर बैठा रहता है, सेल के अंदर बैठा रहता है, सेल के भी न्यूक्लियस के अंदर बैठा रहता है डीएनए, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे हमें जो दिख रहा है वो एंडोप्लाज्मेटिक रेटिकुलम, ईयर रेटिकुलम भी हम लोग बोल देते हैं, ठीक है, ईयर रेटिकुलम। तो इसमें क्या होता है, इसमें हमारे प्रोटीन्स बनते हैं, ठीक है, इसमें हमारे प्रोटीन्स बनते हैं। इसके आगे देखते हैं हम लोग, उसके आगे हम लोग अगर चलेंगे तो यहाँ पे हमें दिख रहे हैं ये वाला जो पार्टिकल, इसको हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। और इसके अंदर हमारे ऑक्सीजन लेकर के एटीपी ग्लूकोज लेकर के एनर्जी बनाई जाती है। इसके बाद हम लोग देखेंगे तो गोल्गी एपरेटस, यहाँ पे गोल्गी बॉडी दिख रही है हम लोग को। और साइटोप्लाज्म, यहाँ पे जो हमारा लिक्विड भरा रहता है उसको हम लोग साइटोप्लाज्म बोलते हैं। इस न्यूक्लियस के अंदर भी एक लिक्विड भरा रहता है उसको हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म बोल देते हैं। इसके ऊपर देखोगे तो सेल मेम्ब्रेन है, ये ऊपर से जो बॉडी है सेल मेम्ब्रेन की बॉडी है, ठीक है। अच्छा, सेल मेम्ब्रेन की बॉडी होगी, ठीक है। तो जो इसकी इन सब जो चीज़ें हैं इनको मैं एकदम डिटेल में बताऊंगा, जैसे चैप्टर आगे आगे बढ़ते रहेगा वैसे इससे धीरे धीरे करके हम लोग एकदम डिटेल में बात करेंगे। तो वापस एक बार देख लेते हैं, सेल वॉल रहता है सबसे ऊपर, उसके बाद अंदर भी देखोगे तो राइबोसोम्स है यहाँ पे, और ईयर रेटिकुलम हो गया हमारा, और उसके बाद गोल्गी बॉडी होगी हमारी, गोल्गी एपरेटस, और लाइसोसोम हो गया जो सुसाइड बॉम्ब भी हम लोग कहते हैं, सुसाइड है। फिर माइटोकॉन्ड्रिया हो गया हमारे पास, साइटोप्लाज्म हो गया, और इसी तरह से जो भी मटेरियल रहता है वो रहते हैं। इनको हम लोग डिटेल में हम लोग दिखेंगे। अच्छा, देख लेते एक बार कितना बड़ा है कि छोटा है इसके आगे का चीज़ है ना, पर कि चीज़ें हैं तो काफ़ी बड़ी, यहाँ पर बताया जा सकता है कि अभी नहीं क्लास में। ओके, तो छोटे छोटे पार्ट में हम लोग करते हैं इसको। तो अभी के लिए मैं इतना ही बता रहा हूँ, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे, सेल वॉल से कंटिन्यू करेंगे, एक एक पार्ट हम लोग उसका देखेंगे, सेल वॉल देखेंगे, उसके बाद हम लोग न्यूक्लियस देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे चल के क्रोम साइटोप्लाज्म, सेल ऑर्गन, ये सब देखेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, चलो।